राधिका टेस्ट सीरीज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी व्याख्याता के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है। ये सभी आप इसमें देख रहे हैं कि आज पहला टेस्ट है, उसका पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन है। देखो कुल क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, ये 60 है। टाइम आपको मिलेगा 75 मिनट्स, यानी 75 मिनट मिलेंगे। टोटल मार्क्स है वो 120, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। इसकी मार्किंग वही 1/3 यानी 1/3 गलत प्रश्न के लिए अंक कटेगा। तो आपने टेस्ट दे लिया होगा और टेस्ट में आपने जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है वो तो आपके पास है, बल्कि इसमें आपने टेस्ट दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, टेस्ट का सॉल्यूशन महत्वपूर्ण है। ये मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप इस टेस्ट का सॉल्यूशन पूरा देखें। 60 प्रश्न है, 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में है और 30 का है वो सेकंड पार्ट में। इससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी जीएस हिंदी क्लासेज ने, तो उसका नाम कबीर टेस्ट सीरीज था। बहुत प्रशंसा की, आपका बहुत सहयोग रहा, प्रश्न खूब आए, सिलेक्शन भी खूब हुए। ये आप इंटरव्यू में देख सकते हैं। ऐसे मैंने काफी इंटरव्यूज डाल रखे हैं जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज के बल पर भी सिलेक्शन प्राप्त किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, ये रिवीजन भी है और इसमें सिलेक्शन होने की संभावना भी है। ये टेस्ट सीरीज है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि आप टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे टेस्ट हैं, प्रश्न भी बहुत संख्या में, हजार प्रश्न भी जो है वो सोल्व करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई वो नहीं होता कि वो प्रश्न आएगा। लेकिन यहां मैं आपको प्रत्येक विकल्प है उसके दाएं बाएं बताऊंगा, तो प्रश्न वो नहीं आएगा। यानी वो नहीं आने का मतलब है कि वो नहीं भी आए, लेकिन उसमें जो विकल्प हैं उनमें अगर आप ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई न कोई प्रश्न मिलेगा। पहले के पेपर्स आए हुए हैं उनमें भी आप देख लें। तो ये सॉल्यूशन है वो आपको ध्यान में रखना है। जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं उनको मेरा एक सुझाव है कि एक रजिस्टर डाल लें और रजिस्टर में ये विधिवत रूप से लिखें। मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा बीच बीच में, आप जिससे कि आप आसानी से लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। और उत्तर आपको पहले ही मिल गया होगा, आपकी कौन सी रैंक आई, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, वो सब आपने देख लिए होंगे। तो अभी इसकी शुरुआत करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किस विद्वान ने सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया? ये जो साहित्य लेखन पद्धतियां हैं वो 5 हैं, तो उसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किसने किया? ये सब उत्तर जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहां आपको ये देखना है कि कुल 5 पद्धतियां हम कुल मिलाकर के लेते हैं, उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो विधेयवादी पद्धति है। जब भी पद्धति पर प्रश्न पूछा गया है तो ये विधेयवादी पद्धति रही है। अब कुछ है वो ये प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई जब डायरेक्ट रूप से पद्धतियां हैं वो व्याख्याता के पाठ्यक्रम में नहीं है, नेट आदि में है, साहित्य के लिए ये बहुत उपयोगी है। मेरा एक सुझाव और भी है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप सेंट्रल स्कूल वाली परीक्षा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी हिंदी की परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण या काव्य शास्त्र है, तो आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये आपको भी पता चल जाएगा, अभी पता चलेगा। तो ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को सबसे पहले काम में लिया और इसीलिए इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास वो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया है। अब इसमें देखो रामचंद्र शुक्ल ने ये तो आ गया, लेकिन एक बार प्रश्न ये आया हुआ है कि इसका आविष्कार किसने किया? तो ये इसके आविष्कारक नहीं है, आविष्कारक हैं वो तेन महोदय हैं। ये फ्रांस के थे तेन महोदय, उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। विधेयवादी पद्धति में केवल कालक्रम या जो कवि है उसका परिचय नहीं होता, बल्कि तदयुगीन प्रवृत्तियां
और परिस्थितियां हैं उनका भी उल्लेख होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह इतिहास लेखन की श्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है और यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी साहित्य में प्रथम विधेयवादी लेखक माने जाते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया। अब दूसरी बात है वो ये है कि ये देखो ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन ने भी इतिहास ग्रंथ लिखा, ग्रियर्सन ने भी तो लिखा है, इतिहास ग्रंथ है वो हम आगे ले रहे हैं, इसलिए मैं यहां आपको नहीं बता रहा हूं, यहां केवल हम पद्धतियों की बात करेंगे। इन्होंने जो पद्धति काम में ली वो कालानुक्रमी थी, उसका नाम क्या है, कालानुक्रमी। और ये कालानुक्रमी पद्धति है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में दो लेखकों ने काम में ली, जिनमें ग्रियर्सन है पहले और मिश्र बंधु है बाद में, मिश्र बंधु। अब अगर प्रश्न यह आता है कि कालानुक्रमी पद्धति से सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो ग्रियर्सन ने, क्योंकि मिश्र बंधु है वो बाद में आते हैं, मिश्र बंधु है वो उसके बाद में है। तो ये कालानुक्रमी पद्धति है और कालानुक्रमी पद्धति है, इसमें जो रचनाकार है उनके जन्मतिथि के आधार पर विवरण या उनके कालक्रम के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया जाता है, या फिर जो उनकी रचनाएं हैं उनके रचना काल के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह कालानुक्रमी पद्धति होती है और ये इस पद्धति में एक अभाव है, तदयुगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का उल्लेख नहीं होता, इसलिए ये कोई अच्छी पद्धति नहीं मानी जाती। लेकिन देखिए ये गारसादे तोसी ने जो लिखा है उससे अच्छी है। गारसादे तोसी ने वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया, वर्णानुक्रमी, जैसा कि नाम से ही पता है ये वर्ण वाला पद्धति भी कहलाती है, अल्फाबेटिक पद्धति है ये वर्णानुक्रमी। वर्णानुक्रमी का दूसरा जो लेखक है वो शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रमी पद्धति से लिखा। वर्णानुक्रमी पद्धति में लेखक का नाम है, उसका जो पहला वर्ण है उसके आधार पर ही उसका परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसमें काल नहीं देखा जाता। तो ये वर्णानुक्रमी पद्धति है, ये अच्छी पद्धति नहीं है और इसका उपयोग है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में दो ने किया। ये तो गारसादे तोसी हैं और दूसरे हैं वो शिव सिंह सेंगर हैं। तो ये दोनों ग्रंथ हैं वो आगे आपको मैं बता रहा हूं। इसमें भी प्रवृत्तियों का विश्लेषण वगैरह नहीं किया जाता, ये एक अनुचित पद्धति है। इसके द्वारा लिखे हुए जो इतिहास ग्रंथ हैं वो सच्चे मायने में इतिहास ग्रंथ नहीं होते, बल्कि वो एक शब्दकोश माने जा सकते हैं। तो ये भी हो गया। अन्य पद्धतियां देखो, वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, तो वैज्ञानिक पद्धति है वो वैसे पूर्ण पद्धति नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग जो भी लेखक लिखे उसको करना चाहिए। इसमें तटस्थता और निरपेक्षता है वो इसका प्रमुख गुण है। वैसे अगर विकल्प आ ही जाए तो लोगों में एक भ्रांति है और वो ये है कि उस इतिहास का नाम है वो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसलिए ये मान लेते हैं कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है और वो है गणपति चंद्र गुप्त। अगर आ ही जाए तो गणपति चंद्र गुप्त, क्योंकि हिंदी में इस तरह के अवकाश बहुत हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़े। जैसे प्रश्न डिलीट के रूप में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा अभी हाल ही परीक्षाओं में, तो ये भुगतना क्यों पड़ रहा है? ये इसलिए कि पेपर सेटर या जो विषय विशेषज्ञ हैं वो थोड़े से ज्यादा सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, ये इसका उनको आता नहीं है, ये कोई बात नहीं है। एक पद्धति है वो है समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उस पर आधारित है और ये पद्धति ठीक मानी जाती है। यानी इसमें भी क्या है कि साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है, परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का कुछ इसमें ध्यान रखा जाता है, व्यक्ति और समाज है उसकी तुलना की जाती है, इसलिए ये भी ठीक मानी गई है। लेकिन कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये है कि इतिहास लेखन में समाजशास्त्रीय और विधेयवादी पद्धति का समन्वित प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ये मैंने पद्धतियों के बारे में बता दिया आपको। पद्धतियों का देखो पूरा का पूरा हो गया है।
कालानुक्रमी पद्धति ग्रियर्सन और मिश्र बंधु है। वर्णानुक्रमी पद्धति गारसादा तसी और शिवसिंह सेंगर है। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी का प्रयोग किया ही है। और मिश्र बंधुओं ने तो सीधा ही आ गया ने कौन सा, कालानुक्रमी पद्धति। तो ये देखिए आप, ये सारी की सारी पद्धति हैं वो इसमें आ गई हैं। और ये वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति वो मैंने आपको बताई दी। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, ऐसे कुछ है वो समय लगेगा। और अगर आप इस तरह की कोई भी सूचना और ये प्राप्त करना चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें। और जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि टेलीग्राम का नाम है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। उन पर आपको आवश्यक सूचना है या जो जरूरी समझी जाती है वो उस पर डाल दी जाती है, तो वो आप उससे जुड़ जाएं और सूचनाएं तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए आप यहां दूसरा प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं नाभादास, ध्रुवदास, कालिदास त्रिवेदी, गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णवन की वार्ताओं के लिए ये प्रसिद्ध है गोकुलनाथ। देखो वार्ता का मतलब होता है बात, यहां वैसे कथा मान लो आप, ठीक है ना। तो आप ये इसको थोड़ा सा के अपने जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ने का प्रयास करें। और हम ये मानते हैं कि हमारे गांव में गोकुल नाम के कोई व्यक्ति हैं और वो बहुत बात करते हैं, तो गोकुल है ना वो बात करते ही रहे, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता है, ये भी इनकी रचना है। और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये ब्रज भाषा में है। वैष्णवन की वार्ता ये भी किसकी रचना है, गोकुलनाथ की है। गोकुलनाथ हैं वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और विठलनाथ के पुत्र हैं, जिनकी चर्चा आगे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में करेंगे। और ये देखो अब 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता होगी। और वार्ताओं का पुष्टि मार्ग में अत्यधिक महत्व है, वार्ताओं का ये भी हमें थोड़ा सा के ध्यान रखना है। अब नाभादास की बात करते हैं। तो नाभादास है, उन्होंने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल। इनके ग्रंथ का क्या नाम है, भक्तमाल है। और इसकी रचना है वो 1586 से लेकर के 96 तक मानते हैं। वैसे एक आ जाए तो 1586 ईस्वी माना जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ये जो है वो 1642 विक्रम संवत माना है, तो उसके हिसाब से ये 1585 होता है, लेकिन एक वर्ष का अंतर आ जाता है 1585 ईस्वी। लेकिन ये विक्रम संवत में ही पूछेंगे, 1682 विक्रम संवत। इसमें भक्तमाल में जो मध्ययुगीन भक्त कवि हैं उनके बारे में परिचय है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें 200 भक्त हैं, उनका विवरण 316 छप्पयों में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल है वो अपने इतिहास में लिखते हैं। और फिर देखिए आप कि नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास था, ये हम आगे भी देखेंगे। ये अपना जो सीकर में रेवासा पीठ है, तो रेवासा पीठ में अग्रदास पहले थे। अग्रदास के शिष्य हैं वो नाभादास हैं, और नाभादास के शिष्य हैं वो प्रियादास हैं। तो ये आगे से आगे इनकी कड़ी है वो चलती रहती है। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कई बार है वो कालक्रम पूछ लेते हैं, तो गुरु और शिष्य के हिसाब से अगर देखेंगे हमें तो रामानंद है, रामानंद के बाद में अनंतानंद है। अनंतानंद पर एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कबीर परिचय नामक ग्रंथ लिखा, अनंतानंद ने, ये रामानंद के शिष्य थे। और उसके बाद में कृष्णदास पैहारी है। कृष्णदास पैहारी है, इनकी सबसे बड़ी देन यह है कि गलता में रामानंद पीठ की स्थापना की। इसके बाद में देखो, उसके बाद में अग्रदास आते हैं, फिर नाभादास आते हैं, फिर प्रियादास आते हैं। और प्रियादास है, उन्होंने भक्तमाल पर टीका लिखी है जिसका नाम भक्त रस बोधिनी है। भक्त रस बोधिनी, भक्त रस बोधिनी, ये इस टीका का नाम है, भक्त रस बोधिनी। एक ये मिलता है ना कि भक्तमाल सटीक, तो भक्तमाल सटीक है वो नाभादास का ही है, उसमें ऐसा आपको ओरिजिनल ग्रंथ है उसके ऊपर भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो और इन्होंने प्रियादास ने जो भक्तमाल पर टीका लिखी है ये 1712 ईस्वी में लिखी है, 1712 ईस्वी,
1712 ईस्वी। ये भक्तमाल की बात हो गई। और इसमें इन्होंने दूसरा ग्रंथ भी लिखा है, उसका नाम अष्टयाम है। अष्टयाम की चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे। देखो ये 84 वैष्णव की वार्ता है, वो स्टार्टिंग में कहां से लिया है? साहित्य में तो स्टार्टिंग में नहीं है, ये संदर्भ ग्रंथ है। यानी ये वो ग्रंथ हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जिनसे जो हमारे इतिहास लेखक जो हमारे सिलेबस में है, उन्होंने कच्ची सामग्री ग्रहण की है। तो ये सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये स्रोत ग्रंथ है। तो भक्तमाल से बहुत सारी सामग्री है वो इन्होंने ली है। और इन्होंने नाभादास ने दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अष्टयाम लिखा। अष्टयाम, ऐसा कहते हैं कि अष्टयाम है, इसकी रचना 1603 ईस्वी में हुई। ये 1603 ईस्वी में अष्टयाम। और इसमें ब्रजभाषा के गद्य का पुट भी मिलता है। तो गद्य के का जो विकास है उसमें भी हम ये पढ़ेंगे। अब इन दोनों की रचनाएं, पहले वाले जो भी भक्त लेखक होते थे या भक्त कवि होते थे, वो अपने गुरु की आज्ञा से ही ऐसी रचनाएं करते थे। तो इन्होंने भी अपने गुरु अग्रदास की आज्ञा से दोनों ग्रंथों की रचना की। अष्टयाम को हम एक बार फिर राम भक्त काव्य में पढ़ेंगे। इसमें राम जी जो हैं उनके 8 याम यानी 8 प्रहर में और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है वो सब इसमें बताया गया है। फिर देखो दुर्दास है, इनके ग्रंथ का नाम भक्त नामावली है। भक्त नामावली, भक्त नामावली, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ध्रुवदास है वो हम आगे और जो कवि पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय से ये बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखो कालिदास त्रिवेदी, इन्होंने कालिदास हजारा लिखा। कालिदास हजारा ये मुख्य रूप से रीतिकाल के कवि हैं और आगे हमें रीतिकाल में इनको पढ़ेंगे। कालिदास हजारा है। दूसरी इनकी जो रचना है वो वर वधु विनोद है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली। एक जो रचना है वो इनकी है जंजीरा। जंजीरा है, इसमें औरंगजेब की प्रशंसा में 32 घनाक्षरी छंद लिखे गए हैं। 32 घनाक्षरी छंद, जंजीरा ये है। तो इसमें से कोई सा भी आ जाएगा। देखो कितनी बातें होगी, प्रश्न एक ही है और एक ही प्रश्न में हमें इतनी बातें हैं वो जान लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें केवल 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। लेकिन एक बात है वो छूट गई है, और वो कौन सी कि कई बार ये नहीं पूछते कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है, बल्कि ये पूछ लेते हैं कि 84 वैष्णवन की वार्ता है वो उसमें किन के शिष्यों की वार्ताएं हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता है उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की वार्ता, और दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता है उसमें विठलनाथ के शिष्यों की वार्ताएं हैं। ये संख्या है 84 और 252। तो इसमें मैं वैसे लोकल लैंग्वेज में भी बता देता हूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि हम किस तरह से जोड़ जोड़ करके इतिहास को थोड़ा जचाते हैं ताकि हम भूलें नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि हमें पढ़ने के लिए, रात को पढ़ने के लिए बल्ब चाहिए। बल्ब का मतलब वल्लभ हो गया, और वो 84 वाट का होना चाहिए। ये ध्यान रखना आप, 84 वाट का होना चाहिए, और वो गंदा नहीं होना चाहिए ऊपर से, बल्कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। और वल्लभ है वो 84 वाट का। इसका मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य हैं वो 84 वैष्णवन की वार्ता में। 252 का मतलब बावना मानी छोटा। तो विठल है वो कृष्ण का ही एक रूप है, विष्णु का एक रूप मान लो, वो छोटा है, लड्डू गोपाल है विठल, इसलिए विठल है उसमें 252 वैष्णवन की वार्ता। ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको जोड़ करके उसमें करें। हालांकि जिनको पता है वो थोड़ा सा ऐसे भी समझेंगे कि किस तरह की अनर्गल जो सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये अनर्गल नहीं है। जो प्रारंभिक स्टूडेंट हैं उनको ऐसे ऐसे करना होगा, उनको याद रखने के लिए ये तरीका अपनाना होगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास फिर अपना होता है, और कोई भी चीज जब अपनी होती है तो परीक्षा में हमें सफलता दिलाती है। तो अभी तक 2 ही प्रश्नों का सॉल्यूशन हो पाया है। और अब देखो तीसरा प्रश्न देखिए, रचना व रचनाकार के संदर्भ में असंगत कथन है।
रचना व रचनाकार। तो कविमाला ये तुलसीदास की नहीं है, ये है तुलसीदास ही, लेकिन ये क्या है, हरिराय तुलसी है, हरिराय तुलसी, और यही उत्तर हो जाएगा कविमाला। ठीक है। कवि नामावली कवि सूदन की है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त, ये कोई ज्यादा पुरानी किताब नहीं है, 1873 ईस्वी इसका काल भी माना गया है। कवित रत्नाकर देखो माता दीन मिश्र की है, तो ये जस्ता नहीं है, क्योंकि कवित रत्नाकर जो प्रसिद्ध है वो सेनापति की है, सेनापति। इसको हम राम काव्य में पढ़ेंगे, कवित रत्नाकर, जिसमें 5 तरंगे हैं, चौथी 5वीं तरंग है वो राम कथा से संबंधित है, तो वो सेनापति हैं, और सेनापति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऋतु वर्णन इनका प्रसिद्ध है, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सेनापति जैसे कवित रत्नाकर है उसमें सेनापति नहीं दिया विकल्प में, तो माता दीन मिश्र हैं, और ये जो है, ये जो रचनाएं हैं ये सारी भी क्या है, संदर्भ ग्रंथ के रूप में। अभी हमने इतिहास शुरू नहीं किया है, मैंने स्टार्टिंग में वो चीजें आपको बता दी हैं जिनमें से एक प्रश्न आने की संभावना बन जाती है, और एक प्रश्न है वो मेरी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। फिर देखो ये छोटा ही थोड़ा ही हमें ध्यान में रखना है, इतने आप संदर्भ ग्रंथ ध्यान में रख लेते हैं तो शायद 4 विकल्पों में प्रश्न कर सकेंगे। इसके बाद में देखो चौथा प्रश्न है, कालानुक्रमी पद्धति से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम किस विद्वान ने लिखा? गारसादे तोसी ने, शिव सिंह सेंगर ने, ग्रियर्सन ने। तो ये किसने लिखा? ग्रियर्सन ने लिखा। ये पहले भी अपन देख के आए हैं। तो गारसादे तोसी इन्होंने तो वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई थी, शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रमी, और ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं दोनों ने कालानुक्रमी पद्धति अपनाई थी, लेकिन ग्रियर्सन है वो पहले है। सबसे पहले किसने किया? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ही वो हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण है वो सबसे पहले किया था। ये प्रश्न पूछते ही रहते हैं। अब यहां देखो इतिहास ग्रंथ है वो यही ले लेते हैं। इसमें देखो गारसादे तोसी है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है वो लिख लो, इस्तवार दे ला literatur endui e हिंदुस्तानी। एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम है, जिसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। कब प्रकाशन हुआ, इसके 2 संस्करण हैं, पहले संस्करण में 2 भाग, दूसरे संस्करण में 3 भाग, ये सब चर्चा है वो बाद में प्रश्न आ रहा है। शिव सिंह सेंगर है, इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सरोज। सेंगर है वो जाति होती है, तो निश्चित रूप से ये लेखक का नाम है। सरोज मानी कमल, पहले लिखते थे तो ऐसे टाइटल है वो यूज करते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि शिव सिंह सरोज ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। उसके दिमाग में सरोज लड़की का नाम है, कोई लेखिका होगी ऐसे है, तो ये भ्रम भी हमें नहीं रहना चाहिए। ग्रियर्सन है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा, और वो देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न। वैसे नॉर्दर्न का प्रयोग है वो कम करते हैं, वो हिंदुस्तान का ही कर लेते हैं, हिंदुस्तान। इसकी रचना की ग्रियर्सन ने, और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। इनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये इतिहास ग्रंथों के नाम हो गए, क्योंकि यहां थोड़े से विश्लेषण में आसानी रहेगी। तो ये मिश्र बंधु हैं वो 3 थे, कई बार ये नाम भी पूछ लेते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम बिहारी व सुखदेव बिहारी, ये 3 हैं। तो तीनों आपको ध्यान में रखनी है कि आजकल
गणेशो और श्यामो इन्हें बस सुखदेव कन बैठे हैं। ये तीन तीन आपको ध्यान में रखने। फिर अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न देखिए, गारसादे तोसी के इतिहास ग्रंथ के संबंध में। अब देखो, अब यहां से शुरू हुआ है। गारसादे तोसी के इतिहास ग्रंथ के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह विदेशी भाषा में रचित है, सही है। यह फ्रेंच में रचित है, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, और पेरिस में ही इसकी रचना हुई थी। इसमें केवल हिंदी कवियों का ही विवरण है, हिंदी कवियों का विवरण। तो यह निश्चित रूप से असंगत कथन है, क्योंकि इसमें हिंदी कवियों का विवरण नहीं है। इसमें कुल 738 कवि हैं, ये टोटल है। इनमें से 72 कवि हिंदी के हैं, बाकी उर्दू व अन्य भाषाओं के हैं। सबसे ज्यादा उर्दू के हैं, और ये उर्दू के पक्षधर भी थे, उर्दू के पक्षधर माने जाते हैं। तोसी ने काल विभाजन व नामकरण का प्रयास नहीं किया, यह सही बात है। प्रयास नहीं किया, प्रयास किया तो यह गलत होता, क्योंकि पहला प्रयास है वो ग्रियर्सन ने किया था। गारसादे तोसी ने कोई प्रयास नहीं किया। यह सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह सही है। यहां थोड़े से विश्लेषण की आवश्यकता है। देखो, ये जो ग्रंथ है किनका? गारसादे तोसी का, जो फ्रेंच भाषा में है। इनका टाइटल है वो भी फ्रेंच में ही है। तो ये देखिए, ये इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए। ये देखो, प्रथम संस्करण, एक बार प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्रथम संस्करण है, इसमें 2 भाग है। इसमें प्रथम भाग देखो, प्रथम भाग है, इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। इसका मतलब है हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके लेखन का प्रारंभ हम 19वीं सदी से मानेंगे, और 19वीं सदी पूर्वार्ध से मानेंगे, 1839 ईस्वी। इसका जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग ये 1847 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसके बाद में देखो, द्वितीय संस्करण है, ये परिशोधित संस्करण है, द्वितीय संस्करण। इसमें देखो, आपको अलग एक सीनियर की किताब है, और यहां 738 की जगह 700, और ऐसे जो मिलते हैं, इसमें 70 मिलते हैं। तो इसका कारण यह है कि संशोधित जो संस्करण है उसमें फिर ये संख्या बढ़ गई थी, और ये इसके 3 भाग हैं, 3 भागों में प्रकाशित, और ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये इसके 3 भाग हैं। तो हमें इतिहास ग्रंथों के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस ग्रंथ में 2 प्रश्न और भी पूछ सकते हैं। इस ग्रंथ के 2 अनुवाद हुए। पहला अनुवाद है वो उर्दू में हुआ, करीमुद्दीन मौलवी ने, करीमुद्दीन मौलवी, करीमुद्दीन मौलवी। इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया, लेकिन इन्होंने कवियों की संख्या बढ़ा दी थी, उर्दू कवियों की विशेष रूप से बढ़ाई, 1004 कवि ऐसा बताते हैं। और इसका प्रकाशन है वो 1848 ईस्वी में ही हो गया। इन्होंने ये जो है वो फैलन साहब के सहयोग से इन्होंने इसको प्रकाशित किया। लेकिन मौलवी साहब के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं ज्यादातर, वो ये पूछते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रम किसने अपनाया? तो कालक्रम, काल विभाजन नहीं, दोनों में अंतर है। कालक्रमानुसार इन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि इससे पहले जो गारसादे तोसी हैं वो तो वर्ण क्रमानुसार ही कर रहे हैं, उन्होंने काल का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने काल का ध्यान रखा है। गारसादे तोसी के इतिहास के बारे में अब ग्रंथ तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन उसमें बताते हैं कि पहले कवि का नाम अंगद है और अंतिम कवि है वो हेमंत है। ऐसा कुछ गाइड में भी आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न है वो अब तक के नहीं पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी में अनुवाद है वो, ये पहले इनका नाम देख लो, इन्होंने करीमुद्दीन मौलवी ने तज़किरा ए सुराई हिंदी नाम से उर्दू में अनुवाद किया, ये मान लो। ये तो है तज़किरा ए सुराई हिंदी, प्रकाशन 1848 ईस्वी। करीमुद्दीन मौलवी प्रमुख लेखक हैं, और ये उर्दू के कवियों को इन्होंने अधिक महत्व दिया। फिर हिंदी में अनुवाद होना भी स्वाभाविक था, तो हिंदी में अनुवाद है
वो हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और ये 1952 ईस्वी में किया, 1952 में। तो ये हिंदी में अनुवाद किए। दोनों अनुवाद हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कौन सा प्रश्न हो गया? 5 प्रश्न। देखो 5 प्रश्नों में हमने इतना मैटर है वो कलेक्ट कर लिया है, और मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका भटकाव खत्म हो। यानी इनको ही आप बार बार पढ़ें, बार बार, जैसे आपने एक बार टेस्ट दे लिया, उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, फिर ये पढ़ करके फिर दोबारा टेस्ट दे लो, आप दूसरा अटेम्प्ट है वो दे सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, और इसको बार बार है वो पढ़ें, इसको लिखें, और लिख लोगे तो ये टेस्ट आदिकाल का है। इसका जो सिलेबस है वो हिंदी साहित्य में आदिकाल, आदिकाल के बारे में पूरा बताया गया है। और आप देखेंगे कि 60 प्रश्नों में पूरा आदिकाल लगभग सिमट गया है। थोड़ा बहुत अगर कहीं बचा है, कोई प्रश्न आया हुआ है, तो हमारा रिवीजन टेस्ट होगा। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट हैं, 3 प्रकार के टेस्ट हैं। इसमें हाफ टेस्ट जिसमें 60 प्रश्न है, दूसरा जो है वो रिवीजन फुल टेस्ट है या फुल रिवीजन टेस्ट है। वो जैसे इसमें 5 टेस्ट हो गए हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर उसका एक टेस्ट होगा, वो आपकी टेस्टिंग के लिए होगा, यानी स्वयं मूल्यांकन के लिए। उसमें 120 प्रश्न होंगे, क्योंकि हिंदी व्याख्याता में जो हिंदी का पेपर है, सेकंड पेपर, उसमें 120 प्रश्न हिंदी के होते हैं। 30 प्रश्न है वो साइकोलॉजी और अन्य के होते हैं। तो 120 प्रश्न है वो हमने रिवीजन टेस्ट के रूप में फुल रखा है। फिर लास्ट में 5 टेस्ट हैं वो कंप्लीट सिलेबस के रखे गए हैं। जो बच जाएगा वो उसमें भी समेट लिया जाएगा। कहने का मतलब है कुल 21 टेस्ट हैं, उसमें पूरी की पूरी हिंदी कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसको आप बार बार इसको ही पढ़ें, इसको ही देखें। अगर आप ये चाहें कि भाई पहले, क्योंकि आप जो ही टेलीग्राम पर इसका शेड्यूल देखोगे, पीडीएफ भी डाली हुई है, और वो आप देख लें, फिर उसमें शेड्यूल देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। एक आपका पूरा सिस्टम है वो सही हो जाएगा कि हमें 10 दिन में इतना तैयार करना है, और पहले वाले को छोड़े नहीं। जैसे मान लीजिए आदिकाल का टेस्ट है वो हो गया, तो अब आदिकाल को बिल्कुल पढ़ना नहीं छोड़े, बल्कि थोड़ा बहुत जो है ना वो कभी कभार उसको बीच बीच में छेड़ते रहे, और भक्तिकाल की तैयारी कर लें। फिर 10 दिन बाद में भक्तिकाल का टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रणनीति अपनानी है। आप अपना करके देखो। आप अगर किसी भी यानी तरीके से सब्जेक्ट में अगर कमजोरी महसूस करते हैं, या केवल आप मीडियम है, मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता आजकल, क्योंकि सब्जेक्ट है वो आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए। उसमें तो कोई ऐसा प्रश्न जो किताबों में नहीं है, जो हमारे अप्रोच में नहीं है, बस वही आपको ना आए। 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे, बाकी प्रश्न आपको आने चाहिए। और मैं तो ये कहता भी हूं कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं वो 100% के लिए नहीं, 90% के लिए कर रहे हैं, और वो बहुत पर्याप्त होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो वो सारा सिस्टम है। तो इसके लिए आप जैसे पूरा पढ़ना चाहिए तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऐप का नाम आपको बता रखा है, घनश्याम पारिक सर है, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसमें जो डेमो वीडियोस हैं वो देख लें। उसके बाद में सिलेबस है वो आप परचेज कर सकते हैं, और अभी काफ़ी सस्ता है सिलेबस से, वो परचेज कर लें। और उसमें पहले आपको पढ़ने के लिए मैटर मिल जाएगा, और पढ़ करके अगर आप टेस्ट देंगे तो बात कुछ और ही है, यानी उसमें आपको आनंद आएगा। और फिर आप ये सॉल्यूशन देख लें, उसके बाद में एक टेस्ट और दे लें परीक्षा के नजदीक, तो ये अटेम्प्ट आपको दूसरा भी दिया जाएगा। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न देखिए, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। ये विकल्प देखिए, विकल्पों की डिजाइन देखिए आप, ठीक है ना, जिसमें आपको ये लगेगा कि मेहनत की गई है, और ये सब चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। देखो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ, ये शुक्ल के अनुसार है, और शुक्ल वाला है वो ऑथेंटिक मानते भी है।
देखो दूसरा फिर है 1884, 1885, 1886 ऐसे नहीं दिया, वो भी एक तरीका है। ये 1889 ईस्वी है, इसमें ग्रियर्सन वाला जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान, नॉर्दर्न का प्रयोग कमी करते हैं। तो ये 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। फिर 1913 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद, अभी आएगा आगे, उसके जो प्रथम 3 भाग हैं उसका प्रकाशन है वो किसमें हुआ? 1913 ईस्वी में, मिस्र बंधु विनोद ये हुआ। फिर 1929, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, वैसे आजकल हिंदी है वो ऐसे लिखनी चाहिए, लेकिन मैंने जो लिखा है वो भी गलत नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। तो 4 प्रकाशन हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसमें एक बात और भी ऐड कर सकते हैं हमें कि 1913 में मिस्र बंधु विनोद के 3 भाग हैं वो प्रकाशित हुए, और चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। 1934 ईस्वी में चौथा भाग, ये 4 भाग इसके कुल हैं। कुल भाग कितने हैं? 4 हैं। कालखंड और उपखंड है वो मुख्य जो कालखंड है वो 5 हैं, और कुल मिलाकर के 8 हैं, जिसकी चर्चा हम काल विभाजन में करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रकाशन वर्ष हैं वो इसमें आ गए हैं, हमें ये ध्यान में रखना है। फिर आगे देखो अगला प्रश्न, 7 का प्रश्न देखिए। शिव सिंह सरोज के संबंध में असंगत कथन है। आजकल कुछ इतिहास ग्रंथ अगर सिलेबस में होते हैं तो उनके बारे में भी पूछ लेते हैं, थोड़े से डेप्थ में जाने लगे हैं। अभी जो परीक्षा हुई है उसमें भी हमने ऐसा यानी पाया है। तो ये देखिए आप, शिव सिंह सरोज के संबंध में असंगत कथन है, हिंदी भाषा में रचित प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले वाला गारसादे तोसी वाला है वो तो विदेशी भाषा में था, फ्रेंच में था, ये हिंदी भाषा में रचा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें लगभग 1000 कवियों का विवरण है, यह भी सही है। इसमें काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह प्रयास तो ग्रियर्सन ने पहले किया था जो इसके बाद आएंगे। अब यहां यह तय हो गया कि गारसादे तोसी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। तो यहां ये चीजें तो हो गई। अब इसको याद कैसे रखा जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि देखिए आप, क्योंकि शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने और पहला कवि है पुष्य को या पुंड को पहला कवि माना है, पुष्य मान लो आप, ठीक है। और ये 613 ईस्वी में माना जाता है, यानी 670 विक्रम संवत में। बल्कि अब इसको आप याद कैसे रखोगे, ये एक मारवाड़ी तरीके ज्यादा मैं इसलिए नहीं अपना रहा हूं कि कुछ हैं वो दूर के स्टूडेंट्स भी हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हेल्प मिलेगी कि लड़की वो पहले ससुराल जाती थी तो गांव का भी कोई भी आदमी मिल जाए तो उससे रुपए पैसे देते थे। अब आजकल क्या है कि 1000 का नोट है वो चलता नहीं है। लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है, प्रस्थान यानी सरोज है आबा सासरे प्रस्थान करगी, ठीक है, और बिन 1000 को नोट दे दियो, 1000 का नोट उसको दे दिया। और सरोज है भी बात क्या हम करा पा, हिंदी में। सरोज है वो क्या बोलती है, हिंदी बोलती है। ऐसे आप थोड़ा बहुत इसका है वो जचा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, भक्ति काल को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान हैं, तो ये ग्रियर्सन है। ये कौन है, ग्रियर्सन ने कहा। और ये इन्होंने जो 12 अध्याय कालखंड के रूप में दिए हैं, कुछ 11 भी मानते हैं, लेकिन पहला जो है वो 12 इसलिए है कि 12वां नाम भी मैं आपको बताऊंगा जब आएगा तब। तो इन्होंने जो है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें कि कालखंड में अगर नाम आ जाए तो धार्मिक पुनर्जागरण जो उनके द्वितीय अध्याय का नाम है, पहला है वो चारण काल है। तो ये इन्होंने किया था कि
एक तो आपको यह याद रखना है कि सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास ग्रियर्सन ने किया, एक बात। दूसरी है कि इन्होंने केवल हिंदी कवियों का ही उल्लेख किया, इससे पहले वाले हैं वो उन्होंने उर्दू के कवि या अन्य कवि हैं वो भी ले लिए थे, और उनकी संख्या 952 थी। संख्या कितनी है? 952, 952। ये 952 हिंदी के थे और हिंदी के कवि थे। इन्होंने संस्कृत को भी उतनी पराई भाषा मानी है जितनी इन्होंने हिंदुस्तानी को मानी है या अरबी फारसी को मानी है। यानी इन्होंने संस्कृत वाले ऐसे कुछ नहीं लिए, केवल हिंदी के कवियों को इन्होंने शामिल किया। और एक इन्होंने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, और उसका विकास क्रम है वो आप लिख लो। ये इन्होंने ऐसा बताया कि सबसे पहले चारण काव्य, ये 4 हैं, विकास क्रम में 4 हैं। उसके बाद में धार्मिक काव्य, चारण काव्य के बाद में दूसरे नंबर पर लिखो धार्मिक काव्य, और तीसरे नंबर पर प्रेम काव्य, और चौथे नंबर पर दरबारी काव्य। ऐसे इन्होंने कालक्रम ऐसे निश्चित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में एक प्रश्न ये आता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो नाम से इतिहास न होते हुए भी हिंदी साहित्य का सच्चा इतिहास ग्रंथ है। तो इसमें नाम में देखो लिटरेचर शब्द आता है, हिस्ट्री नहीं आता, फिर भी ये वास्तविक ग्रंथ माना गया है। नलिन विलोचन शर्मा ने इनको प्रथम विधेयवादी लेखक भी कह दिया गया। नलिन विलोचन शर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी, तो उनके अनुसार भी ये उन्होंने 2 बातें कही। एक तो गारसादे तोसी को निर्विवाद रूप से प्रथम माना और ग्रियर्सन को विधेयवादी माना। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को विधेयवादी, प्रथम विधेयवादी नहीं माना, बल्कि किसको माना है? ग्रियर्सन को माना है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब इनका जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये इंग्लिश में है, तो इसका भी हिंदी में अनुवाद होना जरूरी है। और ये प्रश्न काफी भ्रामक भी होता है कई बार कि ये देखो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इनके ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से हुआ? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से किशोरीलाल गुप्त ने किया। किशोरीलाल गुप्त, और ये 1957 में किया, ये अनुवाद 1957 में। अब कई बार क्या होता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, और हमारे दिमाग में यह रहता है कि गारसादे तोसी। तो गारसादे तोसी हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के प्रवर्तक हैं, उन्होंने प्रारंभ किया, उनका ग्रंथ पहला इतिहास ग्रंथ है। लेकिन इस नाम से जो लिखा है ना, तो इसका उत्तर कौन सा? उत्तर क्या होगा? किशोरीलाल गुप्त होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। तो ये ग्रियर्सन के बारे में पूरी चर्चा होगी, ठीक है। बाकी के विकल्प हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, इनके ग्रंथ अभी आगे आ रहे हैं। फिर अगला देखो आप 9 का प्रश्न देखिए। मिश्र बंधु विनोद के संबंध में संगत कथन नहीं है, यानी असंगत कथन है। जब भी प्रश्न में नहीं आ जाए तो यहां ए लगा लो या इसको क्रॉस कर लो। इस पर आपको खास ध्यान देना है कि कथन नहीं है। यह ग्रंथ कुल 8 खंडों व उपखंडों में विभक्त है, यह सही बात है। यह प्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ है, यह भी सही है। इसमें 1000 कवियों का विवरण है, यह सही नहीं है, यह असंगत है। इसमें 5000 कवि हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 5000 कवि। शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया है। इन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया। कच्ची सामग्री इन्होंने ली है। कुल मिलाकर के इन्होंने 4 ग्रंथों से कच्ची सामग्री ली थी, 4 ग्रंथों से कच्ची सामग्री ली।
जिनमें से एक ग्रंथ तो यह है, सबसे ज्यादा तो यही इनके लिए रहा। लेकिन इन्होंने क्या है कि पहले वाले जो 3 ग्रंथ या 4 ग्रंथ जो पहले लिखे गए, इनसे पहले ये ग्रंथ जो लिखे गए हैं शुक्ल से पहले, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें शुक्ल ने क्या है कि उनको वृत्त संग्रह कहा है, और ये बड़ा भारी वृत्त संग्रह है, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। देखो, शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर को वृत्त संग्रह, उनकी ग्रंथ को, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को क्या कहा? वृत्त संग्रह। ग्रियर्सन है, उसके ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु है, इनके ग्रंथ को इन्होंने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है, और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा। बस इसके बारे में यहां तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। और वर्तमान के जो कवि और लेखक जो भी इतिहास वाले हैं, वो कच्ची सामग्री इनसे लेते रहते हैं, क्योंकि 5000 कवियों का इसमें विवरण है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें बात करें किसकी, रामचंद्र शुक्ल की और उनके ग्रंथ की, तो ये अगला प्रश्न है, उसमें कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 10 का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में असंगत कथन है। अब क्या है कि थोड़ा सा कि मैं क्या है कि तसल्ली से बताता हूं मेरे अनुसार। हो सकता है कि मैं भी जल्दबाजी कर रहा हूँगा, लेकिन ज्यादातर जो मैं देखता हूं वीडियोस वगैरह, तो बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं, और जल्दी जल्दी बताते हैं, वो लोग सुनते भी हैं। इसमें थोड़ा धैर्य भी चाहिए, और अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम असली कॉम्पिटिटर भी नहीं है। यानी धैर्य से ही आपको सब चीजें वो ध्यान रखनी है। जैसे धीरे धीरे रे मना, ये हमेशा आप ध्यान में रखें कंपटीशन में। तो वो बात है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ है ना, वो जैसे 2 प्रश्न देखे फिर सोचे बहुत लंबा काम है, फिर कभी देख लेंगे, फिर में फिर ही है, बस फिर कुछ नहीं होता है। तो आप तसल्ली से इसको पूरा देखें, और मैं तो ये कह रहा हूं कि लिखेंगे। अगर आप ये 60 प्रश्न लिख लेते हो तो आपका आदिकाल तैयार हो जाएगा, मेरी समझ में परीक्षा के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त होगा। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में असंगत कथन है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा किया गया। यह नागरी प्रचारिणी काशी सभा है, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। यह प्रश्न पूछा जा चुका। यह एक प्रवृत्ति मूलक इतिहास है, क्योंकि प्रवृत्तियों को ही इन्होंने अधिक महत्व दिया। तो यह पहला प्रवृत्ति मूलक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें 900 वर्षों के इतिहास को 4 सरल कालखंडों में विभाजित किया गया है, यह भी सही है। मिश्र बंधुओं ने तो क्या किया कि मिश्र बंधु ही पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने एक काल को 2-2 पार्ट में विभाजित कर दिया। जैसे उन्होंने पहला आदिकाल है, उसको आरंभिक काल कहा, और आरंभिक काल है उसके 2 पार्ट बना दिए, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। ऐसे उन्होंने 3 कालों में किया, फिर एक। इस प्रकार से 8 हो गए। 8 कालखंड कुल मिलाकर के उनके हुए। वो थोड़े पेचीदे हो गए, उनके सन है वो भी थोड़ी पेचीदी हैं। तो उन सबको जो है वो और सिस्टेमेटिक ढंग से सरल तरीके से प्रस्तुत है, वो किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। और इनका जो काल विभाजन है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय भी है। फिर ये देखिए आप, शुक्ल ने कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। ये यहां आपको ध्यान रखना है। शुक्ल ने कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं, ये देखिए यहां से ये काट दो आप, ये देखो, शुक्ल ने कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं को अधिक महत्व दिया। ये मिस प्रिंटिंग है, ऐसे एक आध जगह होगा भी। तो उनकी रचनाओं को अधिक महत्व नहीं दिया, ये गलत बात है, ये इसमें असंगत कथन है। क्योंकि शुक्ल ने कवियों को अधिक महत्व नहीं दिया, उनके व्यक्तित्व को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि कर्तृत्व को अधिक महत्व दिया, रचनाओं को अधिक महत्व दिया। क्योंकि रचनाएं जो हैं उनमें तो प्रवृत्ति और परिस्थितियां, या उस समय सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, परंपराएं क्या हैं, वो सब उसमें है।
हालांकि परंपराओं के ये कम मानने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने परंपराओं पर अधिक जोर दिया और इन्होंने प्रवृत्तियों और परिस्थितियों पर अधिक बल दिया है। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो ग्रंथ है इसके बारे में तो प्रश्न आएगा ही। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष हम पहले आ गए 1929 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। और इसमें आपको एक चीज है वो ध्यान में रखनी है कि ये हिंदी सागर, हिंदी शब्द सागर निकाला था नागरी प्रचारणी सभा ने, और उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का विकास, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से सबसे पहले यह प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का विकास। और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में फिर शोध छात्रों द्वारा डिमांड बढ़ने पर यह उसी वर्ष यानी 1929 में ही एक अलग पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके रूप में प्रकाशन इसका हो गया था। और इसका परिवर्धित और संशोधित प्रकाशन है वो 1940 ईस्वी में हुआ था, दूसरा संस्करण। तो ये सब चीजें हैं वो इसमें आपको ध्यान में रखना है। ये जो इनका इतिहास है ये सिद्धों की वाणियों से प्रारंभ होता है। हालांकि इन्होंने धार्मिक काव्य जो है उसको इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मान करके कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, उन्होंने शामिल नहीं किया है। लेकिन इनको पूर्व पीठिका में जरूर अपने ग्रंथ में इन्होंने शामिल किया। तो ये शुक्ल के बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहां एक बार फिर आप ध्यान में रख लें कि शुक्ल ने कवियों के अपेक्षा उनकी रचनाओं को अधिक महत्व नहीं दिया, यह गलत है, इन्होंने दिया। इसलिए उत्तर ये हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है। और इसमें पहला जो इसके 4 भाग हैं, इस इतिहास ग्रंथ के 4 भाग हैं, उसमें पहला भाग है उसके 4 खंड है, प्रकरण है। उसमें से तीसरा जो प्रकरण है वो वीरगाथा काल के रूप में है, वहां से ही शुरुआत मानते हैं। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बारे में भी हमने लगभग जानकारी है वो ले ली है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यह भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, यह भी सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह है, यह सही नहीं है, यह उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। क्योंकि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो सुमन राज्य। अब कुछ है वो नाराज भी होंगे, लेकिन याद रख, अगर आप नाराज भी हो जाए लेकिन आपको प्रश्न याद रह जाए और वो परीक्षा में आ जाए तो मेरा प्रयास सफल मानूंगा मैं। आप नाराज रहें चाहिए, लेकिन ये इनको आपको सीरियसली नहीं देना है। बल्कि ये कोई भी चीज है, कोई नाम लेता हूं मैं तो वो अपने दिल पर नहीं लेना। आपको जो है वो इस तरीके से लेना है कि हमें तो ये याद रह जाए बस। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी काम शुरू करें तो बिना अध बीच में यानी अधखला, जिसको ये है कि आधा छोड़ने की संभावना पुरुष की अधिक है या महिला की, तो शायद आपने उत्तर दे दिया होगा कि महिला की। और ये जो लेखिका है वो एक ही है बस, ये मान लो आप। तो सुमन राज्य, ये आधा इतिहास क्या है? सुमन राज्य। और बच्चन सिंह है ने, ये बच्चा है, ठीक है ना। बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनकी रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इनका एक ग्रंथ और भी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने काल विभाजन भी किया है। सुमन राज्य है, इसके बारे में आप एक चीज और भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये चौथे यानी चतुर्थ जो तार सप्तक है उसमें शामिल है। यानी चौथे तार सप्तक में शामिल होने के लिए सुमन राज्य होगी। तो सुमन राज्य ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब पहले विकल्प पे आएंगे। पहला विकल्प देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में, इसका कई बार प्रकाशन भी पूछ लेते हैं।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये एक व्याख्यान ग्रंथ है। पहले व्याख्यान देते थे, उनको लिपिबद्ध करके वो ग्रंथ का रूप ले लेता था। तो ये व्याख्यान ग्रंथ है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। इन्होंने कुल इतिहास वाले ग्रंथ हैं वो 3 लिखे हैं। दूसरा लिख लो, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसमें काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इस तरह का मिलता जुलता जो है ना, ये 1952 में 52 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनका दूसरा इतिहास ग्रंथ है। तीसरा और है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 53 भी मानते हैं, 52 भी मानते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1953 मानो आप, 53 नहीं है तो 52 को भी मानना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये 3 रचनाएं हो गई जो आपको, और प्रकाशन वर्ष सहित याद रखना है। अब एक किताब है वो है आदिकालीन हिंदी साहित्य, तो ये शंभुनाथ पांडे की है, आदिकालीन हिंदी साहित्य। ऐसे ही इससे मिलता जुलता भी एक है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, तो ऐसा है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये उदय नारायण तिवारी की है, उदय नारायण तिवारी। यानी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है, हालांकि ये प्रसिद्धि पूछते हैं, लेकिन कई बार है वो इस तरह से प्रश्न को है वो उलझा भी देते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शुक्ल की बहुत सी अवधारणाएं हैं वो सबल प्रमाणों के आधार पर उनका विरोध किया था, उनका खंडन किया था, ये पहले व्यक्ति थे द्विवेदी। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। एक दिन तो मैं आपको पूरा यूट्यूब पर भी बताऊंगा रामकुमार वर्मा की बात। 2 प्रश्न रामकुमार वर्मा पर आ सकते हैं। अगर आप रामकुमार वर्मा की पूरी हिस्ट्री, जैसे आपके परिवार में, आपके गांव में रामकुमार नाम के कोई व्यक्ति होने की संभावना है, हमारे दादाजी हैं, ताऊजी हैं, जो भी हैं या पड़ोसी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें जैसे कई व्यक्तियों में होती है ना, तो हम ये मान लेते हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है, कि उनको आलोचना करने की आदत है। और आलोचना करने की आदत है, इसका मतलब रामकुमार है वो आलोचना करे, तेरी मेरी करे, तो इसलिए आलोचनात्मक इतिहास किसका हुआ? रामकुमार वर्मा का। और ये 1938 में प्रकाशित हुआ। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी यानी भक्ति काल तक है, और इसमें 7 प्रकरण है। और द्वितीय भाग है उसका प्रकाशन ही नहीं हुआ। लेकिन आपको यह याद रखना है कि रामकुमार है वो आलोचना करे, इसलिए आलोचनात्मक इतिहास है वो किसका है? रामकुमार वर्मा का है। और दूसरा देखिए आप है, दूसरा विकल्प हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये देखो गणपति चंद्र गुप्त, गणपति का मतलब गणेश जी, तो गणेश जी के समान तो कोई वैज्ञानिक है ही नहीं। चाहे कोई भी हो, हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? गणेश जी को याद करते हैं। वैसे भी गणेश जी हैं, उनकी जो सर्जरी हुई है, मान लो आप, उनका मुख और वो देखकर कितना आनंदित रूप है। तो ये वैज्ञानिक है वो कौन है? गणपति चंद्र गुप्त, ये वैज्ञानिक है। इसका प्रकाशन है वो 1965 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इन्होंने भी जो काल विभाजन किया था उसमें 3 पार्ट इसके बनाए। तो ये सारी चीजें हैं वो हमें बाद में समझ लेंगे। अब इसमें एक जो है ना वो ग्रंथ का और नाम आप याद रख लो, हिंदी साहित्य की कहानी। लिख लें आप, हिंदी साहित्य की कहानी, ये ग्रंथ का नाम है और इसके रचयिता हैं प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी, ये प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। इसको भी आप याद रख सकते हो। माचवे को मतलब माच गयो, माचने का मतलब है कि उसने इतना प्रबल विरोध शुरू कर दिया। जो प्रबल विरोध शुरू करेगा उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा, इसलिए ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, एक बात। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चों माच गयो तो उसको हम क्या सुनाएंगे? कहानी। जो माच जा बिन क्या डाटांगा? कहानी डाटांगा। तो कहानी है वो माचवे। ये ग्रंथ भी आप याद
रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रंथों को याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता हैं। ग्रंथों की बात चल रही है तो टीकम सिंह तोमर नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये देखो आप, गजानन गणेश जी को कहते हैं। क्या सौंदर्य है गणेश जी का, ये देखिए आप, नए साहित्य के रूप में क्या सौंदर्य, कितना सजाते हैं बाबा को, ये सब जानते हो। अब इनमें देखो टीकम सिंह तोमर है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हमें याद रखना पड़ेगा और वो है हिंदी वीर काव्य। देखो टीकम सिंह है ना, वो नाम वीर का सा लगता है, हिंदी वीर काव्य, ये है इनका हिंदी वीर का काव्य। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इनकी दो किताबें हैं, हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श। हिंदी साहित्य का अतीत मानी जो गुजर गया, ये मान लो आप। तो विश्वनाथ अब कोई नाम थोड़ी रखता है, विश्वनाथ तो पुराना ही नाम है, इसलिए अतीत। विश्वनाथ हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श, ये दो ग्रंथ हैं। फिर ये देखिए आप, गजानन माधव मुक्ति है, इनकी एक किताब वो पहले पूछी हुई है, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, ये पूछा हुआ है। फिर है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी पुस्तक साहित्य, हिंदी पुस्तक साहित्य, ये इनके ग्रंथ का नाम है, हिंदी पुस्तक साहित्य। तो वैसे भी हमें पहले तो ये कहते थे कि गाय हमारी माता है, हमें, मैं क्यों बताऊं, कुछ नहीं आता है, लेकिन ये नहीं है, बल्कि अब आपको ये मानना है नौकरी लगनी है तो पुस्तक हमारी माता है, पुस्तक हमारी माता है। तो माता प्रसाद गुप्त है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी पुस्तक साहित्य। इसे आधुनिक साहित्य का, यानी आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। यह अच्छा प्रश्न है। हिंदी आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल का तो था ही है, इसके अलावा नगेंद्र का भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, वो इंपॉर्टेंट है। रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो कलेवर की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी जय, इसलिए जयकाल का, आदिकाल को क्या कहा, जयकाल। किसने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। फिर अगला प्रश्न देखो, यह पूछा हुआ प्रश्न है, नामरसिंह की रचना है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, यही है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। फिर देखो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है वो नंद दुलारे वाजपेयी, ये है। तो संक्षिप्त मानी छोटा, नंद दुलारा है वो तो छोटा ही है, ये देखिए आप। फिर हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है, इसका कोई एक लेखक नहीं है बल्कि संपादक मंडल है, और ये नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है, और ये 16 खंडों में प्रकाशित, 16 खंडों में। ये प्रश्न पूछा जा चुका पहले फर्स्ट ग्रेड में, 16 खंडों में इसका प्रकाशन है। इसका जो छठा और 10वां खंड है उसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया, और छठा का मतलब षष्ठ हो गया, षष्ठ, ठीक है। और षष्ठ है ना वो रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य, ये इसका नाम है, रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य, जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया, यह आपको याद रखना है। और हिंदी साहित्य, इस नाम की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य, इसका संपादन है वो धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। उन्होंने 3 भाग है वो इसके बनाए हैं, 3 भाग इन्होंने बनाए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फिर देखो राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी का नाम आते ही मेनारिया लिख लो, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। इन ग्रंथों में राजस्थानी नाम आता है तो मोतीलाल मेनारिया, तीनों पुस्तकें इनकी हैं। इन्होंने देखो राजस्थानी पिंगल साहित्य भी लिखा,
और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा है वो भी इनकी किताब है। तो ये सारे जो हैं वो हमने इसमें देख लिए। ये 13 का प्रश्न हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, नहीं आ गया इसमें, ये ध्यान रखना है। कईयों ने वो जैसे नगेंद्र की रचना है और पहला ही आ जाएगा हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, और ये हमें पता है कि डॉक्टर नगेंद्र की है, तो पहले चोटी कूद के पढ़ेंगे, सही कर दिया, पढ़ेंगे नहीं प्रश्न को पूरा। तो आपको प्रश्न है वो पूरा पढ़ना है और फिर चारों विकल्प पढ़ने हैं, क्योंकि हिंदी में टाइम खूब मिल जाता है, तो आपको चारों विकल्प हैं वो पढ़ने हैं। दूसरा देखो, ये इनकी रचना है, रीति काव्य की भूमिका भी इनकी रचना है, रस सिद्धांत भी इनकी रचना है, लेकिन रस मीमांसा नहीं है। रस मीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी किताब रस मीमांसा। और रसज्ञ रंजन, ये देखो इनमें से एक पूछेंगे, देख लेना आप। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ये पूरा का पूरा है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। रस सिद्धांत पर डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका। किस पर? रस सिद्धांत किताब पर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज्यादा विश्लेषण है, वो भी थोड़ा उकताने वाला होता है, तो थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। ग्रियर्सन के काल विभाजन में कौन सा अध्याय नहीं है? अब उनके अध्याय हैं वो कुल तो 12 है, विविध अज्ञात कवि है वो 12वां है। आपके सीनियर वाली जो संक्षिप्त इतिहास उसमें 11 ही उत्तर लिख रखा है, इसलिए प्रश्न आएगा तो 11 और 12 दोनों आ जाए तो डिलीट होना तय है। ठीक है, अब या किसको माने वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन है तो 12 ही, लेकिन माने 11 भी जाते हैं, दोनों में से एक को मान लें। ये देखो आप है, तो इसमें चारण काल, तो चारण काल है वो 700, ये विक्रम संवत नहीं है, ईस्वी है, से 1300 ईस्वी तक है। इसलिए ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 ईस्वी से माना, 700 विक्रम संवत से नहीं माना, क्योंकि ये अंग्रेज हैं तो ईस्वी को मानेंगे, स्वाभाविक बात है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आदिकाल की जो सीमा है वो अंतिम सीमा है वो 1400 ईस्वी मानी, ये ध्यान रखना है। ये साफ साफ डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इन्होंने 1400 ईस्वी है वो मानी, हालांकि 1300 से लेकर के 1301 से लेकर के 1400 ईस्वी तक का इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। फिर है जायसी की प्रेम कविता भी अध्याय है, तीसरा रीति काव्य ये 7वां अध्याय है। केशवदास नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास है। अभी एक परीक्षा में ये पूछा गया था कि किस कवि के नाम से अध्याय है, किसमें? ग्रियर्सन के काल विभाजन में। तो तुलसी और जायसी 2 कवियों के नाम पर ही है। तुलसी ने छक्का मारा हिंदी में, तो ये 6ठा अध्याय है। ठीक है, मुगल दरबार है वो कौन सा है? 5वां अध्याय है। सारा आप याद परीक्षा तक नहीं रख पाएंगे, इतने ही पर्याप्त है। चारण काल सबसे इंपॉर्टेंट है। रीति काव्य में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, लेकिन रीतिकाल नाम सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इनका जो नाम है वो गलती से रीतिकाल लिख देते हैं, लिख दे तो आपको ही मानना है, क्योंकि ऐसा मानना पड़ता है हिंदी में। और वैसे रीति शब्द का प्रयोग है वो ग्रियर्सन ने, नो डाउट। और रीतिकाल ये जो नामकरण है वो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया, इन्होंने रीति काव्य किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जो काल विभाजन है वो वैज्ञानिक नहीं है, और 14वीं शताब्दी है वो इतिहास में है ही नहीं, इसलिए निरंतरता ये नहीं रख पाई, ये इनकी कमी रही। और इन्होंने अनेक प्रकार से जो आधार बना दिए, कुछ प्रवृत्तिगत नाम है जैसे रीति काव्य, कुछ कवियों के नाम पर है, कुछ जैसे शासन काल के आधार पर इन्होंने दे दिया नाम। तो ये सारा जो है यानी वैज्ञानिक नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये सारा 15वें प्रश्न के बारे में हो गया। इसके बाद में देखो 16वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का प्रारंभ मानना। वीरगाथा काल में आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक तो आप पक्का ध्यान में रखें, तो ये 1050 विक्रम संवत से इन्होंने माना,
ये विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है। ईस्वी भी पूछ लेते हैं तो ये देखो आप 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, और ये विक्रम संवत है तो 1050 से 1375 विक्रम संवत ये होगा। ठीक है, 57 घटा देंगे, ये इनका वीरगाथा काल इसमें माना जाएगा। और इन्होंने दोहरा नामकरण दिया है। सबसे पहली इनकी विशेषता क्या है कि दोहरा नामकरण। एक है वो कई बार क्या है कि सन वगैरह ये याद करते हैं, लेकिन वो शासकों के नाम दे देते हैं। तो शुक्ल ने साफ लिखा है कि राजा भोज से लेकर के हमीरदेव के पीछे तक आदिकाल माना जा सकता है। तो ये दो शासक हैं, इनके बीच का काल है वो आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने जिसको वीरगाथा काल कहा है उसको माना। ठीक है, शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है, एक कालगत और एक प्रवृत्तिगत। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि देखो एक तो है कालगत और एक है प्रवृत्तिगत। हो गया ना? कई बार सीधा प्रश्न ही पूछ लेते हैं कालगत और प्रवृत्तिगत। तो कालगत है ये तो है आदिकाल, और प्रवृत्तिगत हुआ वीरगाथा काल। वीरगाथा काल ऐसे जो है ना ये पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल नाम भी सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और ये भक्तिकाल, भक्तिकाल है वो प्रवृत्तिगत हो गया। दूसरा देखो उत्तर मध्यकाल, ये उत्तर मध्यकाल है। तो उत्तर मध्यकाल है, इसमें ये रीतिकाल, रीतिकाल नाम भी रामचंद्र शुक्ल ने दिया। उसके बाद में ये देखो आप आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल है, इसको इन्होंने गद्य काल कहा। ये देखो इनमें सबसे विवादास्पद नाम है वो वीरगाथा काल है। ये भी पूछ लेते हैं, बहुत सीधा प्रश्न भी पूछ लेते हैं। दूसरा जो विवाद है वो रीति पर है, लेकिन रीति पर ज्यादा विवाद नहीं है कि रीति प्रमुख है या श्रृंगार, इतना ही विवाद है। लेकिन वीरगाथा पर विवाद है। और ये अगर हम देखें तो वीरगाथा का तो काल आ ही गया। इसके अलावा देखो ये भक्ति काल है वो 1375 विक्रम संवत का प्रयोग करेंगे। ये विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। दूसरा देखो रीतिकाल है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत, और ये 1900 के बाद का 1984 तक इन्होंने लिखा है, लेकिन ये अनवरत चलता रहेगा। ऐसे ये काल विभाजन है वो आपको पक्का याद रखना है, और इसमें से प्रश्न है वो आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा हो गया। अब अन्य विकल्प देखिए आप। अन्य में देखो 700 विक्रम संवत से किसने माना? तो ये मिस्र बंधुओं ने माना। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु है वो 700 विक्रम संवत से 1444, 3 चौके मारे तीनों भाइयों ने 1444 तक के आदिकाल ही मानते हैं, जिसको इन्होंने आरंभिक काल कहा है। 2 भागों में इसको जरूर इन्होंने बांट दिया है। इसके जो है वो सन आ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत है, वो आगे आएगा तो उसमें चर्चा हो जाएगी। ठीक है, और इन्होंने जो है मिस्र बंधुओं ने अपभ्रंश साहित्य को शामिल किया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को शामिल नहीं किया है। जो 700 के आसपास शुरू करते हैं वो तो शामिल करते हैं, और 1000 या इसके बाद करते हैं वो शामिल नहीं करते हैं, ऐसा ध्यान रखना है आपको। फिर 750 विक्रम संवत है, ये रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये देखो विक्रम संवत है, ये हमेशा जो है वो फॉलोवर हैं किसके? रामचंद्र शुक्ल के। तो रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत, तो इन्होंने भी विक्रम संवत। और वैसे भी क्या है कि रामकुमार जी का दोष नहीं है, वो आलोचना करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, क्योंकि उनके क्या है कि 7.5 लाग रही है, सन्नी को डियो लाग रही है। तो 7.5 का मतलब 750 विक्रम संवत से प्रारंभ। ये 750 आपको परीक्षा में परेशान कर सकते हैं। तो मिस्र बंधु है वो तो 700, और ये 750 यानी 750, और 1000 ईस्वी से हजारी प्रसाद होंगे ही। नाम भी हजारी और हजार से ही मानते हैं। 1000 से 1400 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल, और नाम भी आदिकाल है वो हजारी प्रसाद के नाम ही माना जाता है, क्योंकि आदिकाल प्रसिद्ध है वो किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाली बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर गणपति चंद्र गुप्त ने
प्रारंभ वो 1184 ईस्वी से माना, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक रह गए ने, तो ऐसी सन देंगे 1184 ईस्वी से गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। और 7वीं शती मध्य से डॉक्टर नगेंद्र ने, 7वीं शती मध्य से, इतने पर्याप्त हैं प्रारंभ होने में, इनमें से ही पूछ लेते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो 17 का प्रश्न देखिए, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत है। तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ये असंगत है, क्योंकि इन्होंने आरंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल है वो किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने, ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। संधि चारण काल रामकुमार वर्मा, देखो रामकुमार वर्मा की स्टोरी चली रही है, आलोचना करते हैं, 7.5 लाग रही है, उसके बाद में ज्यादा नहीं है, कभी हटेगी भी 7.5, इसलिए ये संधि कर लेते हैं और चारण बन जाते हैं। तो संधि पहले आएगा और चारण बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। यानी इसने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, एक संधि काल और एक चारण काल। संधि काल है वो 750 से 1000 ईस्वी, 750 विक्रम संवत, ईस्वी नहीं, विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक ये मानना है। और उसके बाद में चारण काल है वो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। बाकी पूरे के पूरे नाम और सब हैं वो किसकी तरह हैं? रामचंद्र शुक्लवत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो माना वो इन्होंने माना, इसीलिए इनके काल विभाजन में मौलिकता नहीं है, बल्कि केवल पिष्ट पेषण है, पिसे हुए कोई पिसा है, यानी रामचंद्र शुक्ल का अनुकरण किया है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर है बीज वपन काल, ये देखो आप, आदिकाल का नाम बीज वपन काल है, वो किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन का मतलब बीज बोना, तो महावीरो बहुत अच्छी वाली है, बीज बोना में 1 नंबर को है, तो बीज वपन काल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम हो गया। सिद्ध सामंत काल आप सब जानते हो, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने अपना नाम ही जो है ना वो इस पर रखा था, तो सिद्ध सामंत है ये बौद्ध है, तो ये देखिए आप, सिद्ध सामंत है वो राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने ये नाम दिया। इसके बाद में सीधा भी पूछ सकते हैं, तो वीरगाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल ने, वो मैंने अलग प्रश्न बनाया नहीं, ठीक है। और संधि चारण काल तो रामकुमार वर्मा ने दिया, लेकिन चारण काल है वो ग्रियर्सन ने दिया, केवल चारण काल आता है तो ग्रियर्सन करना है, ठीक है। और प्रारंभिक काल है ये गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त वैज्ञानिक हैं, लेकिन हिंदी में शून्य, हिंदी मंडो आ गयो, तो इन्होंने शून्य काल भी कहा। प्रारंभिक काल को क्या कहा? शून्य काल। और शून्य काल है अंडोदय की मुर्गी उड़गी, उन्मेष काल, उन्मेष काल भी इन्होंने कहा। तो इन्होंने 3 नाम बता दिए आदिकाल के। कौन कौन से 3 नाम हो गए? प्रारंभिक काल हो गया, शून्य काल हो गया और उन्मेष काल हो गया। ऐसे ये 3 नाम इसमें हो गए। और इन्होंने जो मिस्र बंधु है ना, इन्होंने अलग अपना वो माना, तो वो ध्यान रखना है। फिर इसमें देखो अन्य नाम देखो, अपभ्रंश काल है वो बच्चन सिंह है, अपभ्रंश, अपभ्रंश माने बिगड़ा हुआ, तो बच्चों बिगड़ी जाए, तो अपभ्रंश काल है वो क्या है? बच्चन सिंह का है। जय काल पहले मैंने आपको बता दिया कि रमाशंकर शुक्ल रसाल, क्योंकि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो आकार या कलेवर की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो जय किसकी हुई? रमाशंकर शुक्ल की। और वीर काल है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वी से भी मिलाओ, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अंधकाल कमल कुल श्रेष्ठ, ये देखिए आप, कुलमय के हो गए अंधेरो, अंधकाल, तो अंधकाल है वो कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है, कमल कुल श्रेष्ठ हैं वो अंधकाल के। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, पुराने ब्राह्मण 2 हैं, एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, एक रामचंद्र शुक्ल है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, ये पुरानो ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अन्य विकल्पों में कुछ है तो हमें ढूंढ सकते हैं, जैसे एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनका एक स्टेटमेंट है वो आप लिख लें, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर मानी बाद वाली, उत्तर अपभ्रंश,
उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। फिर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने पुरानी हिंदी को प्राकृत आभास कहा है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्राकृत आभास या अपभ्रंश। प्राकृत आभास, यह भी आपको याद रखना है। फिर देखो राहुल शंकरतैन जी हैं, तो इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ 769 ईस्वी से माना। 769 ईस्वी सरहपासी, ये देखो आप, यानी 8वीं सदी से, 8वीं सदी से, 8वीं सदी हो गई ना। कईयों को तो ये पता 769 7वीं, 7वीं नहीं, ये 8वीं हो गई। भोला शंकर व्यास है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। इन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। अवहट, हिंदी के आरंभिक काल को अवहट कहा। ये 4 आपके विकल्प हो गए। इसके बाद में अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। कई बार प्रश्न वो प्रथम कवि पर पूछ लेते हैं, तो रामकुमार वर्मा की बात आ गई। अब रामकुमार वर्मा की पहले भी बात आई थी और अब भी आ रही है। रामकुमार वर्मा ऐसे आलोचना नहीं करते, अपने आप को स्वयं भू समझते हैं कि मनगढ़ के बाढ़ में बढ़ गई, स्वयं भू। तो स्वयं भू है, ये 693 ईस्वी इसका इनका काल माना जाता है। इसको ये पहला कवि मानते हैं। ये देखिए आप, 693 ईस्वी। ये और बात है कि 783 में स्वयं भू थे, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। फिर देखो सरहपा को पहला कवि कौन मानेगा? राहुल शंकरतैन। क्योंकि राहुल शंकर जो बुढ़ा ब्राह्मण है, तो पापा चलो, धीरे धीरे चला जाएगा ना भाई, तेज कैसे चल सकते हैं। और उसको पापा चलाते कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। तो राहुल शंकरतैन और डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों ने सरहपा को पहला कवि माना है 769 ईस्वी। फिर मुंज, पुराणों ब्राह्मण बताओ, दातार हो मुंजी हो, तो मुंजी हो, शुक्ल और गुलेरी दोनों ही क्या है? पुराने ब्राह्मण है, तो दोनों क्या है? मुंजी है। 993 ईस्वी मुंज को शुक्ल ने माना, शुक्ल और गुलेरी, ज्यादातर शुक्ल ही पूछते हैं। फिर है शालिभद्र सूरी। ये शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने माना। गणपति चंद्र गुप्त 1184। इनकी रचना को भरतेश्वर बाहुबली रास, और ये बाद में आ जाएंगी तीनों रचनाएं। तो शालिभद्र सूरी। अगर हम अभद्र भाषा का प्रयोग करके भी प्रश्न याद रख लें तो भी ठीक है, साड़ू गणपतियों। तो गणपति चंद्र गुप्त है, वो क्या हुआ? शालिभद्र सूरी। ये अपने दिल पर नहीं लेनी है बात, मेरे भी रिलेटिव हैं गणपति, ठीक है। लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं, एक लोकल लैंग्वेज, एक जो चलती भाषा है, उसमें भी अगर हम याद रख लें तो प्रश्न याद रह जाए और वो परीक्षा में आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो इसमें थोड़ा सा शिष्टाचार भी, हालांकि खोने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूं, बनाने का ही प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई सोचे तो आई एम सॉरी, मैं इतना कह सकता हूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो एक दो आप वो लिखो, जैसे विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह है। विद्यापति ने किसको माना? विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने पहला कवि माना। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति। क्योंकि बच्चों है अभी विद्या सीख रहे, बच्चों है विद्या सीख रहे, 14वीं सदी के हैं ये। फिर भागीरथ मिश्र, भागीरथ मिश्र नहीं, दरअसल ये भगीरथ मिश्र है। भगीरथ मिश्र गोरखनाथ। भगीरथ मिश्र ने किसको माना? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ पर एक बात और होती है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को पहला कवि नहीं माना है, बल्कि प्रथम गद्य कवि माना है। प्रथम गद्य कवि मिश्र बंधुओं ने माना। फिर उसके बाद में देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने अद्दहमान को माना, यानी अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अद्दहमान, इसी का जो रूप अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान, तीनों नाम एक ही है। इनके ग्रंथ का नाम है वो संदेश रासक है। ये खंड काव्य है, विरह काव्य। ये 12वीं सदी और 13वीं सदी का ग्रंथ है। 12वीं का उत्तरार्ध और 13वीं का पूर्वार्ध इसका ग्रंथ माना जाता है। ये पहले इस्लाम धर्मावलंबी हैं,
जिन्होंने भारतीय भाषा में ग्रंथ लिखा। प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी। तो ये चीज भी आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर देखो मिस्र बंधु, मिस्र बंधुओं ने चंद्रवरदायी को माना, चंद्रवरदायी को पहला कवि माना, पहला महाकवि लिखते हैं वैसे वो तो, और पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ मान लिया। और शिव सिंह सेंगर का आपको बता ही दिया था, उनका पिंडदान कर देंगे, अब आगे ज्यादा काम नहीं आएंगे, पुष्य या पुण्य है। तो ये प्रथम कवि मानने के रूप में है। फिर इसके बाद में देखो 20वां प्रश्न, ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। कई बार बहुत सरल प्रश्न है वो भी कर लेते हैं। तो ये श्रावकाचार, ये देखो पहले कवि हैं वो 2 आकोश वाले हैं, सरहपाद, सरहपा या सरहपाद, ये आगे भी आ जाएगा 2 आकोश, लेकिन ये फुटकल रूप में मिली है, ये इसके रूप में मिला नहीं। तो श्रावकाचार है, यही है, ये देवसेन कृत है, देवसेन द्वारा रचित है, और 933 ईस्वी इसका काल माना जाता है, प्रकाशन काल। और इसमें 250 दोहे हैं, 250 दोहे। और पृथ्वीराज रासो है, इसको प्रथम महाकाव्य माना है रामचंद्र शुक्ल ने, शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और चंद्रवरदायी को प्रथम महाकवि माना है। प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो हरिओद का है, हरिओद। ये खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 2 कोश आपको बताई दिया। सरहपा जो पहले कवि माने जाते हैं उनकी रचना का नाम है, जो सिद्ध कवि हैं। तो ये सारा भी इसमें हो गया। इसके बाद में देखो 21वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने में कितने ग्रंथों को आधार बनाया? अब यहां प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रश्न दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, 12 हैं, सबको पता है, लेकिन यहां 12 हमें देखने हैं। देखो 4 लिया तो 4 हैं वो अपभ्रंश के हैं, अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ 4 हैं, और 8 हैं वो देश भाषा में, देश भाषा में। ये 4 आपको याद रखने हैं। ये 4 देखो, एक तो कीर्ति पताका अवहट में, कीर्ति लता तो अपभ्रंशी मानो आप, ठीक है। एक इसमें बिगड़ने वाली बात है, तो बिगड़ने वाली है हमीर वो जिद्दी था, ज्यादातर बच्चे जिद्दी होते हैं, और एक विजयपाल है वो दारू पी के नाली में पड़ी हो, नलसी है की रचना है विजयपाल रासो। तो हमीर रासो और विजयपाल रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये अपभ्रंश के 4 हैं। बाकी 8 हैं वो देश काव्य हैं। 8 में से 4 हैं वो तरासो ग्रंथी हैं, बिसल देव रासो, खुमान रासो, इनके बारे में आगे आ जाएगा। बिसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, ये देश भाषा में है। खुमान रासो, परमाल रासो, और पृथ्वीराज रासो है ही, पृथ्वीराज रासो। यानी कुल इन्होंने 6 रासो ग्रंथों की चर्चा की है वीरगाथा काल में। हमीर रासो, विजयपाल रासो, फिर 4 ये हो गए, ठीक है। और एक है जयचंद प्रकाश जो उपलब्ध नहीं है, एक है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ये भी उपलब्ध नहीं है। जयचंद की प्रशंसा में लिखे दोनों ग्रंथ बताते हैं, आगे इनकी चर्चा हमें करेंगे। फिर है विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां। विद्यापति की पदावली, विद्यापति पदावली,
और खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां, ये 8 ग्रंथ हैं, वो देश भाषा में लिखे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें वीरगाथा काल नाम है वो सर्वाधिक विवादास्पद रहा और 12 रचनाओं के आधार पर नाम रखा। लेकिन इनमें से कुछ कृतियां हैं वो क्या हैं, कुछ कृतियां वो अनुपलब्ध हैं, अप्राप्य हैं। जैसे हमीरासो है, जयचंद प्रकाश है, जयमयंक जस्य चंद्रिका है। और कुछ रचनाएं वो प्रवृत्तिकालीन है, आदिकाल की है ही नहीं, जैसे खुमान रासो, बिसल देव रासो, ये बाद की रचनाएं प्रूव हो चुकी हैं। कुछ हैं वो अप्रामाणिक हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, तो उसका औचित्य ही क्या है। और कुछ खास बात यह कि कुछ ग्रंथ हैं उनमें वीररस प्रधान ही नहीं है, जैसे बिसल देव रासो में विशेष रूप से, और विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां, इनमें वीररस की प्रधानता नहीं है। फिर वीरगाथा नाम क्यों दिया। और अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा की गई है, जैसे उसमें कोई एक ही प्रवृत्ति थोड़ी थी, धार्मिक प्रवृत्तियां भी थी, ऐसे श्रृंगार की प्रवृत्तियां भी थी, तो उनको दरकिनार किया गया है, इसलिए यह काफी विवादास्पद रहा। लेकिन इसका उत्तर है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि मेरा मतलब यह है कि उस काल की प्रधान प्रवृत्ति, और प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण है वो उस समय की जो ग्रंथों की प्रसिद्धि है उसके आधार पर लिया गया है। जैसे आदिकाल में पृथ्वीराज रासो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था, तो उसमें वीरगाथा है, तो वीरगाथा काल नाम इसलिए दिया इन्होंने, ये 2 आधार बताए। अगला प्रश्न देख लो, असंगत है, ये देखिए आप, इस काल का मतलब आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ये सही बात है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये सही है। धार्मिक प्रेरणा का आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसलिए उत्तर ये होगा, ये रामचंद्र शुक्ल का ही है। ये कथन किसका है, शुक्ल का। और प्रत्येक देश का साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन इसमें उत्तर कौन सा हो गया, 3 नंबर 22 में वो 3 नंबर है। स्टेटमेंट पर हमें जो ज्यादा ध्यान किस में देंगे, एक तो कंप्लीट टेस्ट वाले में, एक रिवीजन वाले में, इनमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा सुधार कर लें, ये जो है ना धार्मिक प्रेरणा का आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझाना जाना चाहिए, ये शुक्ल का नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक बार फिर बता देता हूं मैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो ये आपने करेक्ट कर लिया होगा, ऐसे करेक्ट भी होना चाहिए, थोड़ा ध्यान भी, जैसे आपको नींद नहीं आ रही है और है, तो इसमें ये थोड़ी अशुद्धि हुई है और इसको करेक्ट कर लिया गया है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। फिर अगला देखो, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ये किसका कथन है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यानी कुछ बीच में छोटे प्रश्न भी ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी जो है ना वो इसमें कुछ जिसको अवकाश कहें वो अवकाश मिल सके। फिर अगला प्रश्न देखो, 24 का प्रश्न देखिए, सिद्धों के संबंध में गलत कथन है, सिद्ध साहित्य के बारे में आ गया। सिद्धों के संबंध में गलत कथन है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, सही है। हिंदी काव्य धारा राहुल शंकरतैन का ग्रंथ है, उनमें उन्होंने 24 का तो वर्णन किया है कवि के रूप में सिद्धों का, और 84 कुल संख्या मानी है। सरैपा प्रथम सिद्ध है जो कि जाति से ब्राह्मण थे, सही है। सिद्धों में लुइपा का उच्चतम स्थान है, सब सिद्धों में लुइपा का ही उच्चतम स्थान है, ये भी सही है। कर्णप्पा ने 21 ग्रंथों की रचना की, ये नहीं, कर्णप्पा ने तो 74 ग्रंथों की रचना की थी। मतलब ऐसे कोई इस तरह से कोई प्रश्न पूछ ले, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो वो है ना जो परीक्षा में आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 21 ग्रंथ हैं वो डोम्भिपा के प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा 21 ग्रंथ है वो किसके हैं, डोम्भिपा के हैं, डोम्भिपा के 21 ग्रंथ हैं, ठीक है। अब इसमें देखो पहला विकल्प, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, तो इसमें ये सिद्ध कौन थे,
तो सिद्ध है वो वज्र यानी शाखा से संबंध रखते थे और इन्होंने पूर्वी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया और श्री पर्वत इनके प्रचार का केंद्र बिंदु था, श्री पर्वत। ठीक है। और ये देखिए सरप है, इनके सरपात, सरोज वज्र और राहुल भद्र भी नाम है, राहुल भद्र, सरोज वज्र, ये अन्य नाम है। इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है ना। जाई मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। दोबारा सुन लो, जाही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ये इनकी प्रथम यानी प्रधान उक्ति है। दूसरा देखो, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, दोबारा सुन लें, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये पंक्ति भी सरहपा की है। और इन्होंने पाखंड और आडंबर इनका विरोध किया था और गुरु सेवक को महत्व दिया था। ये सरहपा हैं जिनका 729वीं काल माना जाता है और लुइपा का काल है वो 830 माना जाता है। लुइपा 830 ईस्वी, जिससे हम क्रम है वो भी थोड़ा कर सकें। ये लुइपा है वो शबरपा के शिष्य थे, शबरपा। शबरपा है वो सरहपा के शिष्य थे, शबरपा दूसरे नंबर पर है, तो शबरपा के शिष्य थे। और लुइपा है वो राजा धर्मपाल के शासन में थे, यानी उड़ीसा के राजा थे शायद ये, और इनके मंत्री वगैरह ये सारे इनके शिष्य थे और ये जाति से कायस्थ थे, लुइपा। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना था। और कर्णप्पा के जो ग्रंथ हैं वो ज्यादातर अधिकतर हैं वो दार्शनिक हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में भी जाना चाहिए क्योंकि अभी समय भी है और हम आसानी से ये कर सकते हैं। सुमेलित नहीं है ये ग्रंथ, देख लो आप। चर्यापद शबरपा सही है, योगचर्या डोंबिपा ये भी सही है, दोहा को सरहपा ये सही है, शब्दी वाला सही नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। शब्दी है वो गोरखनाथ की रचना है, गोरखनाथ की रचना का नाम है, ये आप याद रख सकते हो। शबरपा चर्यापद, शबरपा का मतलब ये जो है वो, और जैसे वन में रहने वाले जो वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए तो इनको शबरपा कहते थे, शबरपा। तो वन में चरे है चर्या, योगचर्या योगी है वही तो डांट डांक रहे हैं, तो योगचर्या। और डोंबिपा है, इसके 2 ग्रंथ और भी हैं, लेकिन इसमें एक जो है ना वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें, डोंबी गीतिका, डोंबी गीतिका ये ग्रंथ भी इनका है, डोंबी गीतिका ये ग्रंथ इनका है। एक तीसरा ग्रंथ भी है अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश, ये डोंबिपा के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो ये गोरखनाथ है, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। गोरखनाथ ने की रचनाएं तो बहुत मानी जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से बढ़तवाल जो हैं, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया था, पीतांबर दत्त बढ़तवाल, तो ये 14 रचनाएं प्रामाणिक मानते हैं, जिनमें प्राण संकली है, नरवय बोध है, प्राण संकली, नरवय बोध, प्राण संकली, इसको कुछ है वो प्राण सांकली भी कह देते हैं, तो एक ही बात है। इसके अलावा देखो 15 तिथि, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा, ये इनकी रचनाओं के नाम है। एक पंचमात्रा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 ये जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी। ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ को हमें नाथ संप्रदाय में फिर पढ़ रहे हैं, नाथ साहित्य में मान लो आप। फिर अगला प्रश्न देखो 26 का। अब हम बहुत नजदीक हैं 30 के। सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। हिंदी साहित्य में गेय पदों की परंपरा का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से हुआ, ये बिल्कुल सही है। और शुद्ध गेय पद्धति या शुद्ध गेय शैली का प्रारंभ है वो विद्यापति ने किया।
ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। और फिर विद्यापति की परंपरा को सूरदास ने कायम रखा। फिर आगे देखिए, सिद्धों की भाषा संधा थी, ये सही है। संधा भाषा है वो इनकी भाषा थी जो गूढ़ात्मक थी। भोगवाद की प्रधानता इनकी विशेषता है, नारी भोग में विश्वास करते थे। पंचमकारी थे ये, पंचमकारी मैं से शुरू होने वाले 5 व्यसन है वो इनमें थे, जिनमें हमें मद्य मांस मदिरा ये सब मान सकते हैं। वेदों और पुराणों की प्रति निष्ठा नहीं थी, उनका तो विरोध किया था, खंडन किया था, तो ये खंडन में आएगा। तो सिद्धों की विशेषता है वो चौथे नंबर वाली नहीं है। अन्य है वो थोड़ी ध्यान में रखो। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया इन्होंने, और साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता थी, यानी प्रतीकात्मकता जहां होती है वहां हमेशा रहस्यवाद होता है। तो रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा है वो भावनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद में दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग होता है, जैसे भरतार है, दुल्हन है, ऐसे शब्दों का, बहुरिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जबकि साधनात्मक में गगन मंडल है, सहस्रार है, षटचक्र है, इनका प्रयोग होता है। और इन्होंने शून्यवाद की प्रतिष्ठा विस्थापित की, मुक्तक शैली का प्रयोग किया। मुक्तात्मक काव्य ही है इनका, प्रबंधात्मक नहीं है। फिर शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता है, दोनों की प्रधानता है इनमें। और सिद्ध साहित्य के 2 रूप हैं, या तो इन्होंने जो रचना लिखी वो 2 कोश में है, या फिर चर्यापद है। तो जो चर्यापद है ना, ये गे है, चर्यापद इनकी गे शैली में। और संत साहित्य के प्रारंभिक बीज है वो सिद्ध साहित्य में मिलते हैं, यानी संत साहित्य जो भक्ति काल है उसकी सामाजिक चेतना जो है उसकी पीठिका सिद्ध साहित्य को ही माना जाता है। ये इसके बारे में हो गया। 27 का प्रश्न देखो, जैन साहित्य के संबंध में असंगत कथन है। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रास है। श्रृंगार, ये श्रृंगार है ना वो दरअसल सही ऐसे लिखा जाता है। अब कुछ ये सोचते होंगे भी श्रृंगार ही नहीं लिखना ना तो लिखना आता तो फिर क्या करेंगे, तो श्रृंगार लिखा ऐसे जाता है। कंप्यूटर में ये फिंडिंग ऐसी है जिसमें ये आता है, पेपर में भी आपने देखा होगा कि ऐसे ही लिखा हो जाता है, वास्तविक पेपर में आरपीएससी में। तो यहां कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो लेकिन श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये सब जानते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता, ये ही उत्तर है। श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है, शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार का पुट जरूर है। प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों में इनकी विशेष रुचि नहीं थी, फिर भी इन्होंने दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, और इनकी 4 शैलियां हैं, आचार, फागु व चरित। 4 शैलियां हैं, एक तो आचार, एक फागु, चरित और रास। सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? रास है। ठीक है, आचार शैली है, ये उपदेशात्मक है, और आचार शैली है वो उपदेशात्मक है। फागु और चरित लिखा हुआ गया तो प्रबंधात्मक है। ठीक है, और फागु में प्रकृति चित्रण है, फागु में प्रकृति चित्रण। एक दूसरा देखो, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली परीक्षा में आया था, तो इसमें देखो, क्योंकि रास है ना उसका अर्थ होता है क्रीड़ा या फिर नृत्य, तो क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित शैली है वो रास शैली है। भरत मुनि ने इसे क्रीडनेयक कहा, क्रीडनीयक, भरत मुनि ने, यह प्रश्न आया था, क्रीडनीयक, क्रीडनीयक कहा, क्रीडनीयक किसको? रास शैली को, यह आपको याद रखना है। दूसरा है कि इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से प्रामाणिक ग्रंथ है, तो जैन साहित्य के ग्रंथ है वो प्रामाणिक है। तो एक तो ये याद रखना है कि ये सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय है। धीरेन्द्र वर्मा का कथन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चरित काव्य लेखन के क्षेत्र में, चरित काव्य लेखन के क्षेत्र में जैन कवियों की इस देन से हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। दोबारा सुन लो, चरित काव्य लेखन के क्षेत्र में जैन कवियों की इस देन से हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। ये धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, जिन्होंने हिंदी साहित्य कोश भी लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रचना व रचनाकार के संबंध में असंगत है। चंदनबाला रास है वो आशुक, इसके रचनाकार हैं, जैन ग्रंथ हैं ये सारे। रेवतगिरी रास विजय सेन सूरी हैं,
नेमिनाथ रास सुमति गणी है। बुद्धि रास के जिन धर्म सूरी नहीं है, बुद्धि रास के तो कौन है? शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनको प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। इनके देखो शालिभद्र सूरी के तो भरतेश्वर बाहुबली रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको मुनिजिन विजय ने प्रथम रास ग्रंथ भी माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास एक बुद्धि रास हो ही गया, एक पंच पांडव रास है। 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ जिनके होते हैं वहां प्रश्न बहुत आसानी से बनता है, इसलिए संभावना बन जाती है। तो देखो 3 ग्रंथ कौन से हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसमें वीरस भी है, और दूसरा जो है वो आपको बुद्धि रास है ही, और एक पंच पांडव रास है। फिर देख लेंगे जिन धर्म सूर्य, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो स्थूलिभद्र रास, स्थूलिभद्र रास, स्थूलिभद्र रास, ये इनके ग्रंथ का नाम है, स्थूलिभद्र रास। ये 1209 ईस्वी, इसका जो काल है वो 1209 ईस्वी माना जाता है, 1209 ईस्वी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बहुत आसान प्रश्न है, पहले का पूछा हुआ भी है स्वयंभू को, लेकिन इसके विकल्पों की व्याख्या करेंगे वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्वयंभू 693 ईस्वी है। नगेंद्र के अनुसार ये मानते हैं कि 783 ईस्वी में ये विद्यमान थे। प्रथम अपभ्रंश कवि माने जाते हैं, प्रथम अपभ्रंश कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है वो पौम चरियु है, पौम चरियु। देखो एक है पौम चरियम, पौम चरियम, ये विमल सूरी की है, ये विमल सूरी की रचना है। और पौम चरियु रचना है ये अपूर्ण मानी जाती है और राम कथा से संबंधित है, राम का चरित्र है वो इसमें वर्णित है, ये ध्यान रखना है। ये स्वयंभू की कीर्ति का अक्षय स्तंभ है, यानी इसका आधार यही है, और इसके कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी दूसरी रचना है वो रिठनेमी चरिम है, रिठनेमी चरियु। ये इनकी दूसरी रचना है। और इनकी एक तीसरी रचना भी है, रिठनेमी चरियु है। ये हरिवंश पुराण, कोष्टक में लिख लो हरिवंश पुराण, इसमें कृष्ण चरित्र का वर्णन है। तो ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम और कृष्ण दोनों के चरित्र का वर्णन किया है। और एक है स्वयंभू छंद, तीसरी रचना स्वयंभू छंद, ये तीसरी रचना है स्वयंभू छंद, ठीक है। फिर देखो पुष्पदंत, तो पुष्पदंत है वो 10वीं शती के कवि हैं, 10वीं शताब्दी इनका काल है। ये पहले शैव थे, बाद में जैन बन गए। और इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो शुद्ध धार्मिक भाव से हुई हैं, शुद्ध धार्मिक भाव। इनकी रचना है वो महापुराण प्रसिद्ध है। ये महापुराण है जिसमें 63 यानी 63 महापुरुष जो हैं उनकी कथाएं हैं या उनकी घटनाओं का वर्णन है, और इसमें राम कथा को भी स्थान इन्होंने दिया है। और ये 63 महापुरुषों का इन्होंने वर्णन किया है, इसलिए इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास, अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वो वाल्मीकि हैं, ये क्या है? वेदव्यास है। इनकी अन्य जो रचना है वो अणय कुमार चरियु, अणय कुमार चरियु, ये इनकी दूसरी रचना नागकुमार चरित, नागकुमार चरित ये है। और फिर देखो जसहर चरियु, ये सोधरा चरित, जसहर चरियु, ये सोधरा चरित। एक इनकी रचना है वो उत्तर पुराण भी है, लेकिन ये कोई खास नहीं है, महापुराण ही है।
देखो आपने कोई आदमी है डेथ हो जाए बूढ़े बैठेगी तो हमें गरुड़ पुराण बचाते हैं तो महापुराण हो गया, ठीक है। और उसकी मृत्यु किससे हुई? नाग के खाने से, नए कुमार चरित, ठीक है। और बूढ़ा आदमी मर जाए तो क्या करेंगे? हरजस, जस हरचरी, तो ये सब हैं। और उसको पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पदंत, तो ये पुष्पदंत है। और ये दूसरे अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, दूसरे नंबर के ये माने जाते हैं, दूसरे नंबर के कवि हैं। फिर हेमचंद्र, देखो हेमचंद्र है वो 11वीं शती के हैं। इनके बचपन का नाम चंगदेव था। बचपन का नाम क्या है? चंगदेव, बचपन का नाम है वो चंगदेव है, ठीक है। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम शब्दानुशासन है, लेकिन पूरा नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ये इनका पूरा नाम है। यानी सिद्धराज के काल में इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। यह व्याकरण है वो वैसे 3 भाषाओं से संबंधित है, 3 भाषाओं से संबंधित है, संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश। लेकिन तीनों का समावेश होने पर भी अपभ्रंश है वो इसमें ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, इसलिए इनको पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि, अपभ्रंश का पाणिनि, अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है व्याकरण ग्रंथ के कारण। और इनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं, वो प्रसिद्ध पंक्ति है वो, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, ये इनका प्रसिद्ध इनकी उक्ति है। फिर धनपाल है, ये 10वीं शती के ही हैं, 10वीं शती धनपाल। धनपाल की रचना का नाम पूछ लेते हैं बस, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, ये चरित काव्य है वणिपुत्र का, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये है कि भविष्यत कहा, अपना भविष्य क्या होना, वो धनु ही, शायद मैं भी वही ट्राई कर रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन सभी है वो कि भविष्य बनता किससे? धन से। हालांकि चरित्र से बनता है, लेकिन आजकल है वो धन महत्वपूर्ण हो गया, धन चाहिए पहले, तो इसलिए। और धनपाल भविष्यत कहा, यह आपको शायद याद रह जाएगा। और आज के इस फर्स्ट पार्ट का अंतिम प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न, क्योंकि कुछ हैं वो उकता गए हैं, बोर हो गए आप भी, लेकिन बोर होना पड़ेगा एक बार नौकरी लगने तक, इसमें आनंद ले, बोर नहीं हुए। सुमेलित नहीं है, उपदेश रसायन जिंदत सूरी, योगसार जोइंदू, पाहुड़ दोहा राम सिंह है, प्रबंध चिंतामणि सोमप्रभ सूरी, तो ये नहीं है, ये इसमें नहीं है, सोमप्रभ सूरी नहीं है। प्रबंध चिंतामणि है, इसके लेखक कौन है? मेरुतुंग, मेरुतुंग है, इनके मेरुतुंग है, सोमप्रभ सूरी इसके नहीं है। सोमप्रभ सूर्य इनके कुमारपाल प्रतिबोध रचना का नाम है, कुमारपाल प्रतिबोध, ये इनकी रचनाओं का नाम, रचना का नाम है। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की ये संस्कृत की रचना है, कोई खास वो नहीं है, आपको नाम ही याद रखना है। पाहुड़ दोहा है वो राम सिंह की है ही, राम सिंह ने पहाड़ा दोहा ज्यादा में, बस यो ध्यान रखना है। योगसार जोइंदू है इनकी एक, जोइंदू की एक रचना और है परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, ये और दूसरी रचना है, परमात्म प्रकाश, ये दूसरी रचना है, परमात्म प्रकाश। और अपभ्रंश में दोहा छंद का प्रारंभ है वो जोइंदू से माना जाता है, यानी हम ये मान सकते हैं कि हिंदी दोहा काव्य का प्रारंभ जोइंदू से ही माना जाता है, जोइंदू, योगसार, ये आपको याद रखना है। और जिंदत सूरी के उपदेश रसायन है, ये 12वीं शती की है, इसमें रासलीला का वर्णन है, रासलीला का वर्णन।
तो ये हमने 30 प्रश्न 60 में से फर्स्ट पार्ट में सोल्व किए। शायद आपको बहुत कुछ ऐसा लगा होगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, एक पढ़ाई जैसी है, तभी इसमें लिखा है कि ये टेस्ट भी है, रिवीजन भी है, और जो मन से पढ़ेंगे और ईश्वर अगर कृपा करेंगे तो सिलेक्शन भी है। ठीक है ना, केवल टेस्ट सीरीज लेने से सिलेक्शन नहीं है, बल्कि ईश कृपा और अपने इष्ट में ध्यान रखें। और राधिका टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही फलदायी और शुभ रहे। और जो इस टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हों तो वो घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें राधिका टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं, और इसका सेकंड पार्ट है वो आप कल देख सकेंगे। आज इतना ही सॉल्यूशन है। आपने बहुत ही धैर्य से सॉल्यूशन सुना है और लिखा भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, तो वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।